हेलो माय बम्बलबीज, कैसे हैं सबके सब। मैं हूं सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, मेंटर, आपकी बड़ी बहन, जो दिल से आए वो बुलाना। तो यार रेडी हो आज अपने सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर को खत्म करने के लिए विद दिस अमेजिंग सा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डिस्कशन सेशन। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। मतलब मुझे बता रहा है कि भाई ये सब के बीच में डिफरेंशिएट करो उस बेसिस पे जो ब्रैकेट में दे रखा है। जैसे यहाँ बोला है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का परमिएबिलिटी के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। परमिएबिलिटी मतलब भाई क्या परमिशन दे रहा है, किस चीज को सेल के अंदर आने दे रहा है, किस चीज को नहीं जाने दे रहा है। तो यार सेल मेम्ब्रेन हमारी सोसाइटी की आंटी जी थी जो बहुत सिलेक्टिवली परमिएबल थी, सिलेक्शन करती थी कि भाई तू सही है या तू गलत है, जो सही है उसी को अंदर जाने देगी। जबकि सेल वॉल थोड़ा ज्यादा चिल है, ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल है, अलाउज मोस्ट सब्सटेंसेस, ज्यादातर सब्सटेंसेस को ये चुपचाप अंदर जाने देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज कैसी दिखती है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखती है, रफ दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है, वही छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन्स बनाते थे, राइट। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक स्मूथ स्मूथ क्योंकि उसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। लास्ट पार्ट कह रहा है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट के बेसिस पे डिफरेंस करना है। पहले तो भाई क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो, दोनों ही क्या थे, प्लास्टिड थे। हमने पढ़ा था वो टप्परवेयर के डब्बे जिसमें या तो भाई फूड स्टोर होता है या ये कलर देता है या यहाँ खाना बनता है। पिगमेंट के बेसिस पे बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब है भाई ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर की पिगमेंट क्लोरोफिल होती है। जबकि क्रोमोप्लास्ट प्लांट को स्पेसिफिकली फ्रूट्स को, फ्लावर्स को या तो येलो या ऑरेंज या रेड कलर दे देता है ताकि क्या हो भाई, उसके पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होती है ताकि पॉलिनेशन हो जाए भाई, सीड डिस्पर्सल हो जाए। तो ये सब काम भी हमने पढ़े थे। यहाँ पिगमेंट पूछा है तो इसमें क्लोरोफिल है और इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। डन है भाई। अच्छा, अगर तुमने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन मुश्किल लगे, बट भाई जल्दी से वो लेक्चर देख के आओ, फिर तुम्हें ये हलवा लगेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, यहां देखो, कह रहा है टू सिमिलर एनिमल सेल्स है। दो एनिमल सेल्स हमने लिया है, एक लिया है एक्स, एक लिया है वाई। अब एक्स को हमने प्योर वाटर में रख दिया है, बिल्कुल साफ पानी में रख दिया, तो ये एक्स है और इसको हमने क्या रखा है, प्योर वाटर में रखा है। जो सेल वाई है उसको हमने कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखा है। मतलब वाई को ऐसे मीडियम में रखा है जहां सॉल्ट मतलब सल्यूट ज्यादा है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट यानी पानी कम होगा, है ना। यही बताया था ना, सल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट कम। तो इस वजह से भाई बाहर पानी कम है तो क्या होगा, नेचर को बैलेंस पसंद है तो सेल के अंदर का पानी बाहर जाने लग जाएगा और ये वाई जो है वो श्रिंक कर जाएगा ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। और ये मैम ये एक्स के साथ क्या होगा, एक्स है प्योर वाटर में, आसपास बहुत सारा पानी है तो अंदर पानी कम है, इस वजह से पानी जो है वो इस सेल के अंदर जाने लगेगा और ये जो एक्स है वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम। क्या होगा हमने देख लिया है, सेल वाई श्रिंक, सेल एक्स स्वेल, इन्होंने ये भी बता दिया है। Which statement provides the correct explanation for the above observation? तो कह रहा है इसके लिए अब तुम बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 कह रहा है सॉल्ट मॉलिक्यूल, भाई अगर यहाँ छोटा दिख रहा है अपनी बुक खोल लो या बुक की पीडीएफ खोल लो, ठीक है। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक। कह रहा है कि वाई श्रिंक इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल आ गए। कैसा हुआ, अरे ऑस्मोसिस में तो हम वाटर की मूवमेंट पढ़ते हैं, सॉल्ट हो शुगर हो सल्यूट का कभी भी मूवमेंट नहीं होगा, सल्यूट जो है कभी भी मूव नहीं करेगा। नो मूवमेंट लिख देती हूँ, नो मूवमेंट, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी सल्यूट की। तो इस पे तो मार दो सीधा सीधा क्या कट्टा, रेड कलर का पेन लेते हैं और इस पे मार देते हैं क्रॉस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, सही कह रहा है भाई। फिर कह रहा है एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इट। तो भाई सही जाते जाते गलत हो गया, कह रहा है सेल वाई में से वाटर मूव आउट कर गया और सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो एंटर कर गया। तो नहीं, बस वाटर मूव आउट करा है, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर नहीं आया है, बस वाटर का मूवमेंट है, जहां जहां सॉल्ट लिखा है वो तो काट दो।
थर्ड वाला है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, सही बात, एंड वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। तो इस पे लगा देते हैं विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, इस पे लगा दिया स्टार। तो यानी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है। बट मैम इस चौथी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, बुरा लग जाएगा इसको। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा था सल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन बोथ सेल, तो ये तो जाहिर सी बात है गलत है, सल्यूट तो मूव ही नहीं करा, तो इसको गलत कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑस्मोसिस में हम वाटर का मूवमेंट देखते हैं, सल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कह रहा है लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल, ठीक है भाई, एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड फ्रॉम ए टू जी, यहाँ कुछ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है एंड करेक्टली मैच करना है विद देयर फंक्शंस गिवन बिलो। तो भाई एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये आइडेंटिफाई करा देती हूँ। यहाँ ए क्या है? ए देखो भाई, ए ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लग रहा? यस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पहले। बी जो है हमारा वो क्या है भाई? बी है ये क्वीन बी ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये जो बी है वो क्या है? न्यूक्लियस है। अरे यार ये अब आइडेंटिफाई करने में हलवा लग रहा है ना, क्योंकि हमने इतने डिटेल में जो पढ़ा है हर चीज को। ओके, सी क्या है भाई? ये देखो, ये तो गोल्गी अपैरेटस है, तो ये जो सी है वो उसको मैं बस अभी गोल्गी लिख रही हूँ, ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। जी क्या है? इतना बड़ा सा क्या है? थैली टाइप है, ये क्या है? वैक्यूल है। सो जी क्या है? वैक्यूल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एफ क्या है? अब देखो यार बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये एफ और ई में, ये क्या बात है मैम? ये देखो ई जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ है और ये जो एफ है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। तो यार ये जो एफ है दैट इज नथिंग बट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की सबसे बाउंड्री होती है, जो हर सेल के पास होती ही है। और ये जो ई है दैट इज द वीआईपी प्रोटेक्शन सेल वॉल, जो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, राइट। देन डी पार्ट तो बहुत इजी है भाई, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ऐसे ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना तुम्हें अंदर, तो दैट इज द डी पार्ट, यहाँ लिख रही हूँ डी पार्ट को ए बी सी डी, ठीक है। डी पार्ट जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इसको मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पूछ रहा है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये कौन करता है? न्यूक्लियस। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? न्यूक्लियस कहाँ है भाई? बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी इज न्यूक्लियस। हैंग क्यों कर रहा है भाई? जल्दी जल्दी चल जाओ, एक मिनट। यस, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, तो यहां हम लिख देंगे बी से मैच होगा ये। नेक्स्ट आपका कह रहा है साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब अरे वही फूड को तोड़ के एनर्जी लेना, तो दैट इज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? ए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ए लिख जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज ऑर्गेनल दैट आल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। स्टोरेज कर रहा है भाई, थैली है, खाना बचा, पानी बचा, वैक्यूल की बात हो रही है यहाँ, तो इसीलिए यहां आपको लिख देना है जी, ठीक है। सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, ये कौन है? ये तो हमारी प्यारी प्यारी सेल मेम्ब्रेन है, कि भाई चार दीवारी खड़ी कर दी जो डिफाइन कर रही है कि अंदर का सेल बाहर का जो भी है होने दो, तो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, भाई वीआईपी प्रोटेक्शन, सीमेंट की लेयर विच इज द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, अरे सेल वॉल ही लिख दिया मैंने, तो ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट। नेक्स्ट है पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल्स रिसीव फ्रॉम द ईआर, भाई ये किसकी बात कर रहा है? वही पार्लर की, वही सैलून की, जहां चीजें मॉडिफाई होती हैं, सस्ती जाती हैं और निकल जाती है अपने काम पे, विच इज द गोल्गी बॉडीज, तो इसको हम मैच करेंगे सी ऑप्शन से। नेक्स्ट आपका है हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, तो ये क्या है? किचन है, और किचन कौन है भाई? यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, डी है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली अब तक तुम समझ ही गए होगे, दिस इज अ प्लांट सेल, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है, और बहुत बड़ा वैक्यूल भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है अगेन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी, ऑप्शन कौन सी सही है? फर्स्ट कॉलम कह रहा है ये सब प्रेजेंट होना चाहिए प्लांट सेल में और एब्सेंट होना चाहिए एनिमल सेल में, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्या ये सही है? यस, ल्यूकोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है जो आलू जैसी जगह पे प्रेजेंट होता है, जहां सिर्फ खाना स्टोर होता है, ये कलर नहीं देता है प्लांट को। दूसरा क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में, मैम ये तो पहली ऑप्शन ही सही हो गई, यस, फर्स्ट ऑप्शन है सही, पर बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। दूसरी ऑप्शन कह रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है प्लांट सेल में, जो ठीक बात है, बट राइबोसोम एब्सेंट है एनिमल सेल में, ये गलत बात है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई।
फिर थर्ड कह रही थी कि सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, जो कि अगेन सही बात है, बट गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है, ये अगेन गलत बात है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, ये गलत बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये भी गलत बात है। तो इसको तो बहुत बड़ा नो कर दो, तुम मुंबई नहीं आ सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है टू स्टूडेंट्स, मतलब सारे एनसीईआरटी के हैं, दिस वन नीचे वाला इज द प्रिंटेड क्वेश्चन, ठीक है। टू स्टूडेंट्स, रेनू है एंड रोहित है, वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड वही टप्परवेयर के डब्बे जो 3 काम कर सकते हैं, या तो खाना बना सकते हैं, या स्टोर कर सकते हैं, या फिर कलर दे सकते हैं। तो रेनू जी ने बोला कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड। तो इसने क्या बोला कि भाई, ये देखो रेनू ने यहां कहा कि भाई रूट जैसे प्लांट के पार्ट्स में भी प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। और रोहित ने कहा नो 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 यू आर रॉन्ग। रोहित ने कहा कि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन प्लांट रूट्स। तो रोहित ने क्या बोला? रोहित ने बोला कि नो, रूट के पास क्या है? प्लास्टिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट्स आर अंडरग्राउंड एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो रोहित ने बोला कि भाई रूट्स को फोटोसिंथेसिस थोड़ी करना है, तो उसके पास प्लास्टिड ही नहीं है। तो कौन सही है और जस्टिफाई भी करना है, यानी रीजन भी देना है। तो भाई ऑब्वियसली रेनू सही है। रेनू का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई रूट के पास प्लास्टिड है, चाहे वो प्लास्टिड उसको कलर नहीं दे रहा, चाहे वो प्लास्टिड उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करा रहा, ना तो वो क्रोमोप्लास्ट है ना तो वो क्लोरोप्लास्ट है, पर एक और कैटेगरी भी तो होती है, ल्यूकोप्लास्ट। तो भाई रेनू सही कह रही है कि रूट के पास प्लास्टिड है। जबकि रोहित कह रहा था कि भाई इसके पास तो प्लास्टिड इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करी। तो रोहित ये कह सकता था कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसके पास प्लास्टिड ही नहीं है। सो रोहित इज रॉन्ग, गर्ल्स विन, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स इन अ प्लांट सेल। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। डिस्क्राइब हाउ दीज टू सेल ऑर्गेनल्स आर स्ट्रक्चरली, यानी दिखने में, एंड फंक्शनली काम करने में सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। पहले बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर, दिखने में सेम कैसे है। दिखने में ऐसे सेम है कि दोनों के पास ही 2 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 2 मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन है। तो यहां मैंने लिख दिया है बोथ आर डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा, फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स हैं, जिस वजह से कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। तो डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, जिस वजह से खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। याद करो, ये हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस करा था, ठीक है। ओके, फिर बोल रहा है डिफरेंट कैसे हैं। तो स्ट्रक्चर में, दिखने में डिफरेंट ऐसे है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली लेयर होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ फोल्डेड होती है, बट जो क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन है, बाहर वाली और अंदर वाली, दोनों ही कंटिन्यूअस होती है, सीधी सीधी चलती है। और अगर मैं बात करूं इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस कराता है प्लांट्स के अंदर, ये इनका किचन है, यहीं वो खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। देखते हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो भाई क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है, राइबोसोम के पास नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गई क्या? ये ऑप्शन हो गई गलत, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है पर न्यूक्लियस के पास भी है डीएनए, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हो जाती है सही। बाकी भी देख लेते हैं। गोल्गी बॉडीज, इसके पास डीएनए नहीं है। राइबोसोम, इसके पास भी डीएनए नहीं होता है। न्यूक्लियस, इसके पास तो डीएनए है बट लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता है। पर हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें दोनों के पास जो है डीएनए हो, तो इसीलिए हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी? 2 सही हो जाती है, जो मैंने यहाँ मार्क कर दी। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है अ रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टुक 2 कैरेट्स, 2 गाजर ले ली इसने, सिमिलर साइज की। शी प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर। तो एक कैरेट को इन्होंने क्या करा? सादे पानी में डाल दिया, और दूसरे वाले को क्या करा? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिया। वही बात है भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन यानी सॉल्ट बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट बहुत ज्यादा है तो पानी बहुत कम है। तो भाई इस वाले कैरेट के साथ क्या होगा मैम? इसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगी? ये पतली सी सिकुड़ जाएगी, है ना, ये बहुत ही पलपली सी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। जबकि फर्स्ट वाले में इतना सारा पानी बाहर था
कि इसके अंदर आ जाएगा पानी और ये फ्रेश हो जाएगी, यानी थोड़ी मोटी सी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों का कैरेट का हाल अलग अलग हो जाएगा, ये थोड़ी फूल जाएगी जबकि ये वाली थोड़ी सुकुड़ सी जाएगी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि भाई व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो कह रहा है कि रिसर्चर ये एक्सपेरिमेंट किस चीज को प्रूव करने के लिए कर रहा है, तो बेटा ऑस्मोसिस, यहां मैं लिख देती हूँ ऑस्मोसिस, वो बताना चाहता है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है। दूसरा, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या हम इस एक्सपेरिमेंट में और भी कुछ कर सकते हैं। तो भाई मेरा ये सजेशन रहेगा, मेरे दो सजेशन ये है। फर्स्ट सजेशन इज कि आप एक और कैरेट ले लो। भाई आपने एक कैरेट को फुलवाना है, एक कैरेट को श्रिंक कराना है, तो अगर एक कैरेट एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, मुझे समझ आ जाएगा ये कितनी फूली है, ये कितनी श्रिंक हुई है। तो इसी वजह से मैं बोलूंगी एक कंट्रोल की तरह, है ना, एक एग्जाम्पल की तरह 1 मोर कैरेट शुड बी देयर, जिसको आप एज इट इज रहने दो, ठीक है, 1 मोर कैरेट। दूसरा मेरा ये होगा कि भाई इसमें बोला था कि दोनों कैरेट सेम साइज के लिए है, पर अगर वो सेम वेट की भी लेती, इनिशियल वेट भी नाप लेती, है ना, मेजर द इनिशियल वेट, तो क्या होता, उसके लिए इजी हो जाता। बताती हूं कैसे। इनिशियल वेट, अगर भाई कोई चीज फूली है, उसमें पानी गया है तो उसका वेट बढ़ गया है, किसी में से पानी निकला है उसका वेट घट गया है, तो मैं आसानी से बता सकती थी कि भाई इस लाइन से इसका वेट इतना बड़ा है और इसका वेट इतना घटा है। इस वजह से ये दो चीजें की जा सकती है to improve the experiment. And third is, why does the carrot in plain water stay stiff? क्योंकि उसमें पानी अंदर आ गया है, उसमें हो गई है एंडोस्मोसिस। क्या हो गई है, एंडोस्मोसिस हो गई है, ठीक है, यानी पानी अंदर चले गया है। But the carrot in concentrated salt solution becomes rubbery and limp, यानी सड़ जाती है, पिलपिली सी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें से पानी बाहर चले गया है, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल में आपको एड्रेस कर दूंगी अलग से, डोंट वरी। चल, क्वेश्चन 9 इज इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो भाई अब क्या करना है, इसको देखना है बैक्टीरियल सेल को और एनिमल सेल को, और बताना है कि इनमें ये सब चीजें हैं कि नहीं। फर्स्ट है क्रोमोसोम। अब बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम होता है क्या, यस, हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल सेल था प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव टाइप का, वही सिंपल सी एक झोपड़ी जिसमें बस काम की चीजें हैं, जिसमें बस क्या होता है, एक डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, जिसको हम इज्जत देने के लिए एक नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड, ऐसा सा होता है ना, और फिर कुछ कुछ राइबोसोम इसके पास होते हैं, है ना, यही हमने पढ़ा था। और क्रोमोसोम बस 1 होता है। एनिमल सेल में, यानी हमारे जैसे सेल्स में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, यानी मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं है, बस न्यूक्लियोइड नाम हमने दे रखा है इज्जत देने के लिए। क्या नाम दे रखा है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, एक मिनट, न्यूक्लियोइड नाम दे रखा है इज्जत देने के लिए। और एनिमल सेल की बात करें तो उसमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस है, यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो मैंने बोला ना बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम को छोड़ के और कोई भी सेल की मशीन नहीं है, तो नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नो क्रोमोप्लास्ट। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, बट एनिमल सेल में क्रोमोप्लास्ट क्यों होगा, क्या मैं नीली पीली दिख रही हूँ तुम्हें, नहीं होगा, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, यस। तो भाई देखो, अब यहाँ ये कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स। तो मेरे को ध्यान से सुनना, आपको क्या करने हैं, 2 पोटैटोज ले लेने हैं, मम्मी के पास जाओ 2 पोटैटो ले आओ। अब उन 2 पोटैटो को हाफ हाफ में कट कर दो, तो आपके पास क्या हो गए, 4 पोटैटो के हाफ्स आ जाएंगे, ठीक है। अब भाई आपको क्या करना है, उन पोटैटो को कटोरी बनाना है। अब कटोरी कैसे होती है, ऐसे होती है और अंदर से होती है खाली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस भरे हुए पोटैटो में से 1 चम्मच पोटैटो बाहर निकाल लेना है, ताकि वो अंदर से क्या हो जाए, हॉलो हो जाए, और क्या बना ले, एक कप बना ले, एक कटोरी बना ले। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 पोटैटो हाफ्स हो जाएंगे, कप्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 1 ऑफ दीज पोटैटो कप्स को हमें बॉइल्ड कर देना है। इनमें से हमारे पास ये 4 है, इनमें से एक को हमें उबाल देना है, बॉइल कर देना है। प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन बीकर कंटेनिंग वाटर। तो अब हमें सबको पानी में डाल देना है, ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी, ठीक है। फिर हमें ए वाले को एम्प्टी रखना है, कहने का मतलब इसकी कटोरी में, ये कटोरी कैसे दिख रही है भाई, अंदर इसके जगह है, पर इसके अंदर ए में हमें कुछ भी नहीं डालना है, बी में हमें बहुत सारी शुगर डाल देनी है, सी वाले में हमें थोड़ी सी बहुत सारी सॉल्ट डाल देनी है, और डी वाले में हमने क्या करा है, बहुत सारी शुगर डाल दी है,
बट याद रखना ये डी वाले को हमने क्या कर दिया था, उबाल दिया था, बुड़बुड़ बुड़बुड़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब कह रहे हैं 2 घंटे बाद वापस आओ और देखो इन पोटैटो को, और अब तुम आंसर दो। क्वेश्चन 1 कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी कप सी। मैम ये क्या बोल रहा है, ये सब क्या हो गया? तो ध्यान से देखो, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। इसको हम कर दे थोड़ा छोटा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे, यस। तो इसको हम छोटा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो भाई हो क्या रहा होगा कि कप ए हमारा एम्प्टी था, कप ए के अंदर तो कुछ भी नहीं था, कप ए के अंदर कुछ भी नहीं था, ये अंदर से खाली है, तो अंदर भी, कटोरी के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, तो क्या होगा, नेचर को तो इक्वालिटी पसंद है, इक्वालिटी बनी हुई है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कोई भी कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। बट बी और सी में क्या था कि भाई अंदर शुगर है या सॉल्ट है, जिस वजह से कटोरी के अंदर का जो सोल्यूशन है वहां पानी कम है और बाहर क्या है, पानी ज्यादा है, तो अंदर बन चुका है एक हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम मतलब वहां बहुत कम पानी है, जबकि पूरे बीकर में ज्यादा पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू कटोरी के अंदर आ जाएगा। वाटर गैदर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। मैम डी वाले में भी तो हमने शुगर भरी है, तो क्या इसमें भी वाटर अंदर आ जाएगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैंने कर दिया था बॉईल, इसको मैंने उबाल दिया था, और बॉइलिंग से क्या होगा, पोटैटो के सभी सेल्स मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एंड डेड सेल हो चुके हैं, साथ ही साथ उनकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हर सेल की, वो खराब हो गई है, वो क्या कर गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, जिस वजह से अब ऑस्मोसिस नहीं हो सकती है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ना बचा बास ना बचेगी बांसुरी, यही होता है ना, मतलब अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची ही नहीं है, तो कुछ भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब हम आंसर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। देखो भाई, अब हम आंसर कर पाएंगे। फिर से मैं इसको मिटा दूं एक बार, फिर हम आंसर करते हैं उन पार्ट्स को, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। यस, इसको अब हम आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन होलोड कप बी एंड कप सी। क्योंकि उनके अंदर एक हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो गया है, और हाइपरटोनिक होने की वजह से वाटर एंटर हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, जो कि नेचर का लॉ है, ठीक है। नेचर को क्या है, इक्वालिटी पसंद है। वाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? क्योंकि कप ए एक कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, इसमें ना तो पानी अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई, नॉर्मल होता तो ये होता, बट सॉल्ट शुगर भरने से ये हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ कप्स ए एंड डी। क्योंकि ए में हमने कुछ नहीं भरा अंदर, उसको खाली रखा, कंसंट्रेशन का कोई ग्रेडियंट नहीं था, अंदर भी पानी बाहर भी पानी, तो कोई ऑस्मोसिस नहीं हुआ। जबकि डी में हमने शुगर भरा, फिर भी उसको बॉयल करा हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इस वजह से कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, क्रिस्टल क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा 11th क्वेश्चन। 12th भी पढ़ेंगे, पहले 11 देखो। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली, गलत तरीके से मैच कर रहा है सेल ऑर्गेनेल विद इट्स फंक्शन। तो भाई राइबोसोम जो है, क्या वो प्रोटीन बनाता है? यस मैम, ये तो सही बता रहा है बिल्कुल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, ये बात तो सही है, बट क्या ये सेलुलोज भी बनाता है? क्या मैंने कहीं भी आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलोज बनाता है? नहीं, तो इसको कर देते हैं गलत, एंड गलत है इसीलिए हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा था लाइसोसोम डाइजेशन करता है फॉरेन एजेंट का। यस, कुछ भी कचरा कूड़ा आ जाए, बाहर का कोई बैक्टीरिया आ जाए, इसको खा के खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, what outcome do you expect if all the mitochondria are removed from eukaryotic cell? कह रहा है हमारे सेल के अंदर से, हमारे प्यारे प्यारे सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया भाई, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला भाई निकल जा, माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, तो अगर भाई माइटोकॉन्ड्रिया हटा दोगे तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो भाई वो काम कैसे करेगा, वो नई चीजें बनाएगा कैसे, वो पुरानी चीजें फेंकेगा कैसे, और धीरे धीरे ये सेल क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा, सेल की हो जाएगी डेथ। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, और एनर्जी नहीं मिल पाएगी अगर तुमने माइटोकॉन्ड्रिया को ही हटा दिया है। तो यहां लिख देती हूं नो सेल्यूलर रेस्पिरेशन
ठीक है, रेस्पिरेशन ये लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओए ये क्या हो गया, एंड नो एनर्जी एंड देयरफॉर सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच फिनोमिना, एक मिनट इसको हाईलाइट से पढ़ते हैं भाई। यस, विच फिनोमिना इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब कौन से फिनोमिना से ह्यूमन ट्यूमर बच जाता है, इनहिबिट यानी नहीं हो पाता है। तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, मान लो मेरे यहाँ चोट लग गई और यहाँ सेल्स की कमी हो गई, तो क्या हो गए, सेल्स को समझ आ जाएगा कि भाई इस रीजन में सेल नहीं है, यहाँ कमी है, तो यहाँ सेल से डिवाइड करके इसको भर देना है। बट जैसे ये जगह भर जाएगी, ये वाला सेल इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ये वाला सेल यहाँ कांटेक्ट में आ जाएगा, ये कांटेक्ट में आते ही रुक जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है, अगर ये कांटेक्ट इनहिबिशन नामक चीज सेल जो है भूल जाता है और ये डिवाइड करता चले जाएगा, तभी तो क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा। दैट इज हाउ ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का सिस्टम बचाता है। बट अगर ये फेल हो जाए, अगर सेल ये फॉलो ना करे, तो ट्यूमर हो जाता है। फिर कह रहा है कैन प्लांट्स आल्सो डेवलप ट्यूमर्स, क्या प्लांट को भी ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है? तो यस, हो सकता है, बट देखो प्लांट्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की कोई चीज नहीं होती। रीजन बीइंग क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, वो वीआईपी प्रोटेक्शन सीमेंट की लेयर, सेल वॉल की वजह से ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो फॉलो नहीं करते हैं। बट मैम फिर ट्यूमर कैसे हो रहा है? ट्यूमर ऐसे हो रहा है कि भाई प्लांट सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस जाएगा और उसके सेल को हाईजैक कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, कहेगा भाई आज से मैं तेरा मालिक हूं और मैं कहता हूं डिवाइड कर, तो वो डिवाइड करने लग जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लांट को ट्यूमर हो जाएगा। तो रीजन अलग हो सकता है, बट प्लांट को भी ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सही बात है, which cell organelles help in synthesis of cell membrane। तो कह रहे सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनल चाहिए? तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसने हमें खुद बता दिया है, मैं यहाँ बताती हूँ, हमें इसने खुद बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है और लिपिड की बनी है। और फिर पूछ रहा है कि इसे बनाने में किसकी हेल्प चाहिए होगी? तो भाई प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई इन्हीं सेल ऑर्गेनल की जरूरत पड़ेगी जो कि आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही क्या होता है, मेम्ब्रेन बन पाती है। और इस प्रोसेस को, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ये, रुको यहां लिख देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही क्या होता है, मेम्ब्रेन बन पाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, पूछ रहा है राइट द पाथ of these compounds from their site of synthesis to the cell membrane and show this through a label diagram। कि सेल में हो क्या रहा होगा जब ऐसा काम हो रहा होगा, जब सेल मेम्ब्रेन बनानी होगी। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बैठ के रो रही होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे लिपिड चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस को ऑर्डर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस को पता चलेगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो कमांड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि भाई काम शुरू कर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा। दोनों क्या करेंगे, अपने प्रोटीन और लिपिड को गोल्गी के पास भेजेंगे, क्योंकि गोल्गी क्या है, पार्लर है भाई, यहाँ ये कोई भी बच्चे को चिकसर पूरी कर देगा, यानी मॉडिफाई कर देगा, पैक कर देगा और एक वेसिकल में, कार होती है सेल की वेसिकल, ठीक है, तो वेसिकल में बिठा के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगा। ओके का बाय बाय। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा बिल्कुल जैसे बना हुआ है। आपको क्या करना है, न्यूक्लियस लिखना है, उसके बाद एरो बना के RER लिखना है, उसके बाद गोल्गी लिखना है, गोल्गी से वेसिकल, वेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, तो दम रखना है, हार नहीं माननी है। व्हाट इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस? कह रहा है कि भाई एक बार बताओ, जो गैमेट्स है, जो मैंने आपको बताया था कि फीमेल में एग सेल और मेल में स्पर्म सेल बनता है मियोसिस के थ्रू, क्योंकि मियोसिस क्या करता है, इनको अधूरा बनाता है ताकि मिलके ही ये पूरे हो पाए। बट क्या हो अगर हम इन्हें माइटोसिस से बनाए?
तो अगर हम इन्हें माइटोसिस से बनाते हैं, मान लो ये सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, तो जितने इसके पास क्रोमोसोम थे ये स्पर्म को भी या एग को भी उतने ही क्रोमोसोम देगा, 46 के 46 ही रहेंगे। और बाद में जब ये स्पर्म मिलेगा और ये एग मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे में जाइगोट में 46 प्लस 46 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और 92 क्रोमोसोम होते ही उस बच्चे को भाई कोई भी हो सकता है, वो फिजिकली बच्चा ठीक ना हो, मेंटली वो ठीक ना हो, इनफैक्ट अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो भी गई तो हो सकता है वो बच्चा पैदा ही ना कर पाए, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाए। या फिर ऐसे पेरेंट्स जिनमें एग और स्पर्म 46 क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं, एक दूसरे के बिना ही पूरे बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, उन लोगों को इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, वो हो सकता है वो कभी बच्चा कर ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये कंसेप्ट तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत भी कि मैम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जाके लेक्चर देखो, उस पर बिल्कुल आराम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर भाई बहुत सारा टाइम दिया है हमने इस चीज को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ फार्मर, अरे चलो ठीक है, अ फार्मर दीपा वाज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्ट ऑफ आंवला। आंवला उगाया उसने, बड़ी खुश थी, बहुत सारा आंवला उग गया, बहुत सारे लेमन्स उग गए। हाउएवर शी कुड सेल ओनली 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी बनाया उसका बस 1/4 हिस्सा ही वो बेच पाई। रिकॉग्नाइजिंग दैट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मे बी लॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, कह रही है कि मैं इतना कम बेच पाई हूं कि अब जो मेरे पास आंवला और नींबू बचा है वो तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो करती है, she employed a traditional yet scientifically sound method to extend the shelf life of आंवला। तो भाई मैं पूछती हूँ, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा अगर होता है कि बहुत सारा आंवला है, बहुत सारा नींबू है, बट भाई उसका इतना यूज नहीं है, तो मम्मी क्या करती है, नींबू का अचार बना देती है, और क्या करती है भाई, आंवले से भी वो क्या कर देती है, देखो आंवले का भी ये शरबत बना देते हैं, अचार बना देते हैं, ताकि क्या हो, वो लंबे समय तक चल सके बिना खराब हुए। यानी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, पिकल बना देते हो, शरबत बना देते हो। तो भाई दीपा ने भी यही करा, उसने शरबत और पिकल्स बनाए। उन्होंने एक्सेस प्रोड्यूस से पिकल बना दिया, मुरब्बा बना दिया, शरबत बना दिया। और कैसे बनाया, उसमें सॉल्ट डाला, किसी में शुगर डाला, किसी में गुड़ जैगरी डाला, स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रूट एंड देयर जूसेस। मम्मी भी यही करती है ना, नींबू डालती है, ठीक है, नींबू डालती है अचार बनाने के लिए, उसके ऊपर क्या डालती है, बहुत सारा नमक डाल देती है। तो ये सब क्यों करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई these were then stored in small glass bottles, helping her prevent the wastage and post harvest produce. This shift from farming to agro processing would strengthen food security। मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे उसने खाने को बर्बाद नहीं होने दिया, उसको बचा लिया, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, कहने का मतलब उसके पास पैसे भी आएंगे ऑब्वियसली, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल मॉडल दैट कट्स वेस्ट व्हाइल इंक्रीजिंग हर इनकम। वो कह रहा है कि भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज उसने कर दी जिससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी और वेस्टेज भी कम हो जाएगी। तो अब हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक कंसेप्ट हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस। तो वो कह रहा है कि ठीक है भाई, नमक डालने से और शुगर डालने से या गुड़ डालने से अचार बन सकता है, मतलब क्या होगा, अचार क्या होता है, खराब नहीं होता जल्दी। तो ऐसा क्यों होता है, नमक डालना या शुगर डालना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि बेटा ये होता है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। होता क्या है कि अगर नींबू है, अब नींबू अगर खराब होगा तो क्यों होगा, क्योंकि मैम उस पर बैक्टीरिया लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, बिल्कुल। तो होता क्या है कि ये बैक्टीरिया आता है, ये बैक्टीरिया जो है आता है नींबू को खराब करने के, तो हाँ नींबू देखो तो आज खराब कर दूंगा, बट हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर से डाल दिया बहुत सारा सॉल्ट या बहुत सारा शुगर। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया है, उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट आ गया है, बहुत सारा शुगर आ गया है, और हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो गया। इतना सारा सॉल्ट मतलब बाहर है कम पानी, तो बैक्टीरिया के अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, वे बैक्टीरिया डिहाइड्रेट कर जाएगा और मर जाएगा, बस। तो बैक्टीरिया भी मर गया, फंगस भी मर गया, और ये नींबू को कोई नहीं खा पाया। तो क्या हो गया, नींबू क्या है, बच गया, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, अब ये जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुगर क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया फंजाई। क्योंकि बेटा ये एक हाइपरटोनिक मीडियम बना देगा, और हाइपरटोनिक मीडियम मतलब बाहर पानी बहुत कम है, तो बैक्टीरिया और फंगस के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, वो डिहाइड्रेट कर जाएंगे और मर जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है, सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी ऑफ दिस काइंड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो भाई क्या होता है,
आंवला लेते हैं, ठीक है, मुरब्बा बनाते हैं, लेमन पिकल बनाते हैं, कैसे? तो भाई आंवला लिया आप या लेमन ले लिया, ठीक है, उसके अलावा क्या करा, उनको काटा पतला 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 उसमें या तो सॉल्ट डाल दी या हनी डाल दी या गुड़ डाल दी, ठीक है, क्यों? क्योंकि यही हमारे को प्रिजर्व करके रखेंगे, इन्हीं की वजह से हमारा साइंस का कंसेप्ट लगेगा, और फिर उनको स्टोर करके रख दिया तो क्या होगा, वो अब बच जाएगा, वो बहुत टाइम तक चल पाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस्ड इन दिस केस, वो कह रहे हैं कौन सी साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस्ड है इन दिस केस। तो भाई साइंटिफिक वैल्यूज का मतलब है कि भाई वो सस्टेनेबल मॉडल कर रही है, हम तारीफ कर रहे हैं दीपा की कि कैसे उसने एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया। सस्टेनेबल का मतलब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको बचा के अच्छे तरीके से यूज करा, वेस्टेज अवॉइड कर दी, प्रिवेंटिंग वेस्टेज, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, कि खाने को बर्बाद नहीं होने दिया। सो दैट इज इट। और ऐसी केस स्टडीज रिसेंटली आपके क्वेश्चन पेपर्स में बढ़ गई है, तो इनको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। बाकी दी एंड, बाय बाय बम्बल बीज, ये हुआ हमारा चैप्टर 1 खत्म। अब हम मिलेंगे आपके चैप्टर टिश्यूज के साथ बहुत ही जल्द। तो भाई और भी कोई डिमांड हो या डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाय।